हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने चैनल डेल्टा एजुकेशन में। मैं प्रशांत आपका वेलकम करता हूं। तो देखो, हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 का क्लास 9 एनसीईआरटी। कक्षा 9 का एनसीईआरटी का मैथ हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे। अब इसमें हम देखेंगे। देखो, इससे पहले क्या था, इसके पहले प्रश्नावली तक हमने जितना बेसिक था वो देख लिया है। ठीक है, कि छोटी से छोटी चीज़ें जो होती है रेखागणित में, वो हमने आपको बता दिया है। ठीक, जैसे बिंदु की परिभाषा से लेकर रेखा कोण वगैरह वगैरह कैसे पहचानेंगे, क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, या कोई शब्दावली लिखा है तो उसका क्या मतलब है, मतलब हमने एक सीक्वेंस में प्रॉपर पढ़ाया। ठीक, तो पहले चीज़ मैं सब क्यों बता रहा है, इससे आपके दिमाग में आएगा ना सर, मतलब ये अब आप मतलब है यार 6 पॉइंट प्रमेय 6.7 है, आप बता के आगे शुरू करो ना, उसमें क्या इसमें टाइम पास कर रहे हो। तो टाइम पास नहीं है, तो क्या है, तो ये है, क्योंकि देखो हर एक चीज़ का लॉजिक होता है। लॉजिक ये होता है कि जैसे अगर एक उदाहरण की बात करें, जैसे देखो आपको क ख ग घ नहीं आता, ठीक है, तो आप हिंदी पढ़ना नहीं सीख सकते। अब आप संस्कृत की बात ही छोड़ दो। उसी प्रकार से अगर आपको रेखागणित पढ़ना है तो सबसे पहले जो आपको बताया गया वो पढ़ो। अब आपको उस पर नहीं जाना है कि नहीं हमको आता है, आप केवल सवाल बताइए, हमको केवल सोल्यूशन से मतलब है। तो सोल्यूशन से मतलब नहीं होता, सोल्यूशन तो आप ऑटोमेटिक लगा लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी बेसिक था हमने बता रखा है। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो मैं फिर से बता रहा हूँ, जाकर पहले प्लेलिस्ट से वीडियो देखो। ठीक, उसके बाद तुम यहाँ पर आओ। जब एक सीक्वेंस से चलते रहोगे तो सब कुछ एकदम अच्छे समझ में आएगा और पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक, तो देखो जो हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 का हमारा जो रेखागणित है, उसमें चैप्टर 6 हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रश्नावली 6.2 तक हमने आपको बता दिया था। और उससे रिलेटेड जितने बेसिक थे, मतलब उस प्रश्नावली को आने के लिए क्या क्या चाहिए। जैसे अगर रेखा समांतर है तो कैसे पता चलेगा, समांतर है तो उसको उससे हमें क्या क्या प्राप्त हो जाएगा। फिर हमने ये भी बता रखा है कि अगर किन्हीं रेखाओं को अगर समांतर सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, मतलब उसके आगे पीछे, मतलब जितने भी तरीके हो सकते हैं वो हमने आपको प्रॉपर बता रखा है। ठीक है, तो अब देखते हैं अब इसमें क्या है। अब देखो, अब उसी की अगली कड़ी में ही हमारा अगला प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.3 आने वाला है। ठीक है, तो प्रश्नावली 6.3, उससे पहले हम आएंगे कि उससे पहले कुछ प्रमेय दिया है। अब प्रमेय हम बार बार कहते हैं, प्रमेय ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब प्रमेय दो चीज़ होती है, या तो एक चीज़ आपको समझ में आ जाए, दूसरा चीज़ उसमें कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़े। ठीक है, तो दूसरा चीज़ देखो, ओवरऑल बात यह है कि आपको आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ याद नहीं कर सकते। याद करने का मतलब ये है कि अगर आपको पहले नहीं आ रहा था, लेकिन देखने के बाद आप आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये कुछ ऐसा कुछ मैटर था, तब तो बढ़िया है। अगर आप देखने के बाद भी नहीं समझ पाए तब थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, तो वही हम चाहेंगे कि आप देखने के बाद समझ लो। तो अब देखते हैं बात क्या है। अब देखो प्रमेय 6.7 क्या है। प्रमेय 6.7 कहता है, बहुत ईजी क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें इंपॉर्टेंस के हिसाब से नहीं पढ़ना है, बस हमें आना चाहिए उस हिसाब से हमको पढ़ना है। ठीक, अब देखो क्या है। अब ये दिया है कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। दे देगा कि सिद्ध करो किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। प्रमेय ऐसे दे दिया, प्रमेय नहीं क्वेश्चन ऐसे दे देगा, इसमें कोई फिक्स नहीं, आपको आना चाहिए, सीधी सी बात है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो ये सब कुछ नहीं दिया। ठीक है, रचना वाला चीज़ों को अवॉइड करो, वो कुछ नहीं दिया है। सबसे पहले हम शुरुआत क्या करेंगे, इससे हम पढ़ेंगे। देखो हम किसमें दिया गया, किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब ये कि हमें कोई त्रिभुज दे दिया है। ठीक, अब कोई त्रिभुज दे दिया है, अब इस त्रिभुज में हमें सिद्ध करना है कि कोणों का योग 180 अंश है। सबसे पहले आपको यह पहचाना, कोई भी सवाल हो या कोई भी प्रमेय या कुछ भी हो, सबसे पहले उसे 1-2 बार पढ़ो ठंडे दिमाग से, तब आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या क्या दिया है। अब जो जो दिया है वो लिख लो दिया है वाले में, और क्या क्या सिद्ध करना है उसको लिख लो सिद्ध करने वाले में। उसके बाद फिर आप आ जाओ इस पर। ठीक, अब देखो इसमें देखा सीधा चीज़ है कि दिया है त्रिभुज एबीसी, इसके अलावा कुछ नहीं दिया, हमने लिख लिया दिया है त्रिभुज एबीसी। उसके बाद फिर सिद्ध क्या करना है, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर क्या होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो अगर 4 से नापेंगे तो 180 अंश आ ही जाएगा, लेकिन हमको वो नहीं करना है, हमको सिद्ध करना है ना। तो हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, देखो अब आप कहोगे कि ये पता नहीं कैसे बता रहे हैं सर, इसमें तो मतलब इसमें तो पता नहीं क्या लाइन ऑन खींच दी है। तो ठीक है भाई, देखो पढ़ रहे हो तो कुछ चीज़ों को तो सीखना पड़ेगा, और जो भी है आपके माइंड को थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए ही तो है, तो ये सब चीज़ें आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से सीखते चलिए। देखिए इसमें हमने क्या किया, मतलब इसके लिए हम प्रोसेस क्या अपनाएंगे। देखो अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि ये सब क्या किए, लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इसलिए किए थे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या है इसमें कि दिया है त्रिभुज एबीसी, फिर हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे,
BC के समांतर बिंदु A से जाने वाली एक रेखा DC खींचा, ऐसे लिखेंगे हिंदी, ठीक है। क्या लिखेंगे? बिंदु शीर्ष A से होकर जाने वाली BC की समांतर एक रेखा DC खींचा। रचना में ये लिखेंगे जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है, इसमें हमने यही किया है। क्या किया है कि शीर्ष A से होकर जाने वाली BC की समांतर एक रेखा DC, अरे यार DC क्या, हाँ इसको कुछ नाम दे दो, DM नाम दे दो, मान लो हमने चलो DM खींचा, ठीक। अब फिर क्या है, वही हमने देखो लिखा, लेकिन हमने इतना छोटा में क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा क्या है, अब देखो पढ़ना तुम्हें, पढ़ना हमें नहीं है, इसलिए पूरा तुम लिखोगे, लेकिन मैं बस हिंट के माध्यम से लिखा दिया हूँ। ये भी सही है, लेकिन आप पूरा लिखोगे तो इंप्रेशन अच्छा जाता है, प्लस आपको ऊपर जो कॉन्फिडेंस है अपने आप पर थोड़ा सा अच्छा है, ठीक। फिर क्या है, उपपत्ति। अब उपपत्ति में क्या होगा? देखो हमने समांतर खींच दिया था ना, अब देखो। अच्छा, जब हमने ये समांतर खींच दिया तो एक बात बताओ सर, एक बात थी कि इसमें अगर ये 3 कोण शायद बन रहे हैं, ठीक है, और आप एक चीज़ बताए थे कि कहीं भी अगर कोण ओण बनने वाला मामला आ जाए तो हम क्या करेंगे कि उसमें ये चीज़ आपने सर बताया था, कुछ बताया था, हाँ सर रैखिक युग्म टाइप का कुछ आपने बताया था, हाँ। तो मतलब ये कि अगर मतलब देखो रेखागणित में ही तो सीखना है, ये मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे? रेखागणित का वही खेल है, नहीं तो आपको ये चीज़ एक एक लाइन आपको रटना पड़ जाएगा, जो कि नहीं, वो जो कि असंभव है, ठीक है ना। तो वही चीज़ करना है कि हमको वही करना है कि देखो, अब देखो ये चीज़ है, इसको इसमें हम क्या लगा सकते हैं? रैखिक युग्म में लगा सकते हैं, तो लगा दो, कुछ सोचना नहीं है, लगा दो। अगर समीकरण तो एक बनेगा, देखो हमें इसमें क्या होता है, समीकरण बना होता है, अगर वो समीकरण काम का है तो यूज कर लेंगे, नहीं तो रहने देंगे। क्या कम से कम एक बार ट्राई तो करें। तो इससे मिलेगा क्या? इससे मिलेगा ये कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 5 बराबर कितना होता है? 180। कैसे? रैखिक युग्म से। देखो हमने यहाँ पे लिख दिया कोण 3 प्लस कोण 5 कोण 6 बराबर 180 रैखिक युग्म से, ठीक है। फिर क्या है? फिर ये है, अब देखो हमने इसको इसके समांतर खींचा था, जब यह इसके समांतर है तो अच्छा सर एक बात बताओ, ये आपने इसको इसके समांतर खींचा था, ठीक है, तो इसमें तिर्यक रेखाएं कौन कौन सी बन रही है? अच्छा, जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो सर एक तो तिर्यक रेखा AB बन रहा है, एक तिर्यक रेखा AC बन रहा है, ठीक है सर। अच्छा, जब यदि तिर्यक रेखा AB है तो उससे कुछ मिल रहा है क्या? तो इसमें कुछ बराबर मिल रहा है क्या? सर बराबर मिलेगा मतलब सर एक यह कोण है, एक यह कोण है। अच्छा, मतलब इसको आप कुछ नाम भी बताए थे, क्या बताए थे? इसको शायद आप एकांतर कोण बताए थे, हाँ एकांतर कोण हमने बताया, मतलब आपने कुछ ऐसा बताया था, ठीक है। मतलब कि अच्छा ये भी बताया था कि जब दो रेखाएं समांतर रेखाएं किसी तिर्यक रेखा को काटती हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। हाँ सर, आप ऐसा पिछले वीडियो में बताए थे। अगर तुम्हें ये याद है तो अभी तुम इसे कमेंट में लिखो। कमेंट में लिखने से ये होगा ना कि तुम्हारा रिविजन होगा। किसी भी चीज को जितनी बार लिखोगे, जितनी बार पढ़ोगे, उतना ही तुम्हें उसमें मतलब उतना ही उसमें तुम मास्टर होते जाओगे। जैसे अब तुम कहो एक ही चीज को, जैसे ये हो ना, जैसे तुम कहोगे यार एक ही चीज को बार बार क्यों पढ़ूं, बार बार क्यों लिखूं। मुझे भी ऐसा लगता था शुरू में, लेकिन फिर मुझे बाद में समझ में आया कि नहीं, हर एक चीज का मतलब होता है। अब कोई बंदा है जो किसी चीज को केवल एक बार पढ़े, अब आप उसी चीज को 100 बार पढ़ें तो क्या आप में और उसमें अंतर नहीं होगा? जमीन आसमान का अंतर होगा, या आप भी जानते हैं। इसलिए जितना आपसे बता रहा है बस आंख मूंद कर उतना करते जाओ, ठीक है। कोई भी जितना भी परिभाषा नाम ले रहा हूँ उसको तुरंत कमेंट में टाइप कर दो। उसमें क्या होगा, तुम्हारा भी रिवीजन होगा, प्लस तुम्हें याद भी रहेगा कि हम पढ़ रहे थे और मैंने ऐसे कुछ किया था, उसका डिफिनेशन क्या था, मैंने लिखा था। तुम तुरंत लिखो कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं तथा वे बराबर होते हैं। तुरंत ही लिख दो। तो उससे दो चीज होगा। पहला चीज कि तुम्हारे मतलब ये तुम्हारे हमेशा दिमाग के लिए छप जाएगा कि हाँ मैं वो प्रशांत सर का वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने कमेंट किया था इसका परिभाषा, और ये मुझे याद भी है और मुझे समझ में भी अच्छे से आता है। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाएगा कि नहीं तुझे आता है, इसलिए तुम्हें वहां से समझ में आ जाएगा, ठीक। खैर अब आगे देखते हैं। मतलब ये कि कोण 1 बराबर कोण 5 हो जाएगा, ठीक है। कैसे सर? एकांतर कोण से, ठीक है। और सर उसी प्रकार से AB भी तिर्यक रेखा है, और तो ये भी कुछ बराबर होगा क्या? हाँ सर, मतलब कोण 6 और कोण 2 भी बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं एकांतर कोण से, ठीक है। अगर आपको ये सब समझ में नहीं रहा है, इसका मतलब है कि आपने पिछला वीडियो नहीं देख रहा। अगर आप इसे समझ ले रहे हैं, इसका मतलब पिछला वीडियो देखें, ठीक है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, नहीं समझ, लेकिन इसमें समझ में आने लायक कोई चीज़ नहीं है, ठीक। मतलब समझ में ना आने लायक कोई चीज़ नहीं है। मतलब ये दोनों कोण को हमने समय एकांतर कोण से बराबर कर दिया, ये कोण बराबर इसके, ये कोण बराबर इसके, समझ में आएगा? अभी तक कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक तो आप सही बता रहे हैं, अभी तो सही चल रहा है। अच्छा, फिर आपने एक समीकरण भी बनाया था, कोण 5 प्लस कोण 3 बराबर कोण 6 बराबर रैखिक युग्म से ये बनाया था, ठीक है। लेकिन अभी आपने सिद्ध किया कोण 1 बराबर कोण 5 कोण 2 बराबर कोण 6, कैसे? एकांतर कोण से। ओहो, इसका मतलब सर, मतलब इसको हम इसमें रख दे क्या? हाँ बिल्कुल रख दीजिए, इसलिए तो बनाया है। तो इसमें देखो रख देते हैं, क्या है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। लेकिन सर
ये तो आप वही सिद्ध कर दी ना जो हमको लाना था। हाँ तो सिद्ध हो गया, मतलब इतना ईजी था। ऐसे ऐसा होता ही रेखा गणित इतना ही ईजी होता है। लेकिन यह कठिन तब लगता जब आपको एकांतर कोण की परिभाषा नहीं पता है, समांतर रेखा क्या होती है वो पता ही नहीं है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें जब आपको न समझ में आती तब आपको यह कठिन लगता है। ठीक है, अब देखते हैं अब नेक्स्ट प्रमेय क्या है। मतलब ये कि अब कहीं भी हम देखो, ये हमने सीखा क्यों सर? अब बताइए, इतना सब राम कहानी बता दी, लेकिन आपने ये पढ़ाया क्यों? मतलब इसको हमने क्यों सीखा? इससे हमको क्या मिल जाएगा? इससे हमको ये मिलेगा कि अगर अब इससे हमें यह पता चल गया कि किसी भी त्रिभुज को कोणों का योगफल कितना 180 होता है, और हमने सिद्ध कर लिया। पहले हम ये जानते थे, कुछ तो जानते हुए नहीं थे, वो हमने जान भी लिया, सिद्ध कर लिया। ठीक, अब नेक्स्ट प्रमेय क्या है? अब देखो नेक्स्ट प्रमेय क्या है, बहिष्कोण प्रमेय है। बहिष्कोण प्रमेय, अब बहिष्कोण क्या होता है सर? आपने कहीं बताया था या लगता है आपने पहले वीडियो में शायद कहीं बताया था कि बहिष्कोण क्या होता है। तो पहला चीज, अगर तुझे ये बहिष्कोण क्या होता है या बहिष्कोण क्या होता है ये तुम्हें नहीं पता है, तो मतलब यार तब तुम प्रॉपर मन से पढ़ नहीं रहे हो। ठीक हो, देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि देखो जब इसको सीखना अच्छे से, जो बताया जा रहा है वहां पे एकदम रटो। मतलब ये कि परिभाषा को 20-20, 30-30, 50-50 बार लिख दो, रट दो, कमेंट में हो तो कमेंट में लिख दो। मतलब जितना बार उसे कर सकते हो उतना बार करो। ठीक है, मतलब एक एक डेफिनेशन को आपको एकदम चाट जाना है, इस हिसाब से पढ़ाई करना है, तभी मजा आएगा। जैसे देखो हमने बहिष्कोण का परिभाषा क्या बताया था? बहिष्कोण का परिभाषा देखो हमको रटा हुआ है प्लस समझा हुआ है। देखिए क्या है कि किसी भी आकृति में किसी भी मान लो हम किसी त्रिभुज की बात करें, किसी त्रिभुज में कि उसकी बढ़ी भुजा, ये देखो यह बढ़ाया गया है तो BC जो कि D तक बढ़ाया गया, तो बढ़ी भुजा, ये बढ़ी भुजा है, तथा उसके अगले भुजा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? उस त्रिभुज का बहिष्कोण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एक बार और बताइए, थोड़ा सा जल्दी हो गया, हालांकि आपने पिछले बता रखा है, लेकिन अब अभी जाकर उसे देखो यार, जब वो सब नहीं आएगा तब ये सब थोड़ी आएगा, लेकिन आपने देख रखा है तो फिर भी आप इसे हमारे साथ रिपीट कीजिए, दोहराइए, क्योंकि देखो सवाल लगाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये सब बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर ये होगा, देखो फिर हमने क्या सर एक बार और रिपीट कीजिए, क्या है कि किसी भी त्रिभुज की या चतुर्भुज की बढ़ी भुजा तथा उसकी अगली भुजा, ये देखो बढ़ी भुजा है, यह भुजा था, इसको बढ़ाया गया तो यह हो गया बढ़ी भुजा, तथा उसकी अगली भुजा के बीच बना कोण क्या कहलाता है? बहिष्कोण कहलाता है। ठीक है, अब इसी बहिष्कोण का पहले हमने जब कोणों के प्रकार में डिफिनेशन में हम सबसे पहले कोणों के प्रकार में हमने बहिष्कोण क्या होता है वो सीखा। अब उससे रिलेटेड प्रमेय है वो सीखेंगे, उसको सिद्ध करेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड सवाल है वो करेंगे। मतलब ये कि हमको सबसे पहले बहिष्कोण क्या होता है वो आना चाहिए, उसके बाद फिर ये प्रमेय आना चाहिए, प्रमेय के बाद ये सॉल्व कैसे होगा वो समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही आपको इसका सवाल समझ में आएगा। समझ में आया? नहीं तो हल करने को तो कैसे भी हल कर लोगे, लेकिन एक होता है ना, मतलब हमें दिया है जो बुक का स्टैंडर्ड उस हिसाब से आना चाहिए, तो उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या देखो क्या है, सबसे पहले सीधी बात, हमको जो दे दिया वो लिख दो। क्या दिया है? हमको दिया है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, लिख दिया ABC एक त्रिभुज है। देखो मैं शॉर्ट करके बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो उसका सही शब्द है, और आप साथ में नोट्स बनाते हुए चलो, चूंकि जब मुझे तुम्हें पढ़ाने के लिए नोट्स बनाने में शर्म नहीं आ रहा है, मैं इतना मोटिवेटेड हूँ कि तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं खुद से अपने हाथों से एक एक चीज लिख कर नोट्स बना रहा हूँ, तुम्हारा सिलेबस मैं पूरा कवर कर रहा हूँ। तो तुम इतने कामचोर तो मत हो कि तुम देखकर अपना नोट्स बना बनाओ, क्योंकि देखो एक बार नोट्स तुम बना लिए ना, तब तो ये आजीवन के लिए तुम्हारा हो गया। ठीक है, एक एक चीज को बार बार नहीं रिपोर्ट करूंगा, लेकिन कहने का मतलब है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे नोट्स आप प्रॉपर बनाइए। ठीक है, फिर क्या है? ABC एक त्रिभुज है, तो इसमें हम लिख लेंगे ABC एक त्रिभुज है, लिख लिया अपने से, जिसमें ACD बहिष्कोण है। ठीक है, ये हमको दिया है ACD एक बहिष्कोण है। ठीक, अब इस देखो हमको सिद्ध करना है, बहिष्कोण प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसे ये सब लाइन आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। अगर आपसे किसी ने भी पूछ दिया कि बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है, तुरंत आपके जबान से निकलना चाहिए किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, ऐसे निकलना चाहिए टप से। ठीक, और फिर क्या है? अब एक चीज और हो गया, फिर इसमें देखो क्या है, अब सर लेकिन आपने ये चीज बता दिया कि ये तो समझ में आया किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, यहाँ तक तो समझ में आया कि ठीक है इसकी बात हो रही है, लेकिन सुदूर अंतःकोणों के योग किसके बराबर, ये नहीं समझ में आया। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना है ना कि जो बहिष्कोण बना होगा उसके वो त्रिभुज के अंदर वाला जो कोण होगा उसको छोड़कर जो बच गया, बहिष्कोण के साथ वाला कोण को छोड़कर जो बच गया वही दोनों क्या है, उसका सुदूर अंतःकोण है। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं क्या, मतलब कोण 4 का सुदूर अंतःकोण कोण 1 और कोण 2 है? हाँ, मैं बिल्कुल ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, मतलब अब कहीं भी आएगा, अगर कहीं भी सुदूर मतलब कहीं भी अगर बहिष्कोण का नाम लेगा
तो हम बहिष्कोण का मतलब जो बड़ी भुजा रहेगी और उसके अगली भुजा के बीच में हम उसे पकड़ लेंगे, और उसका रिलेशन दो जिससे दिखाना है उसे जो अंदर है इसके साथ वाला उसको छोड़कर जो बचा रहेगा उन्हीं दो को पकड़ लेंगे। आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। सुदूर अंतःकोण ये है और इनके योग के बराबर कोण 4 है। तो हमने मतलब हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। सबसे पहले सिद्ध पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है। पता चल गया क्या करना है, बहिष्कोण समझ में आ गया, सुदूर कोण अंतःकोण क्या होता है ये सब समझ में आएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं, अब उपपत्ति करते हैं। ठीक, तो अब देखो क्या करना है ना, जितना समीकरण बन सके उतना पहले समीकरण बनाओ। तो ये है सर एक अभी आपने बताया था कि एक त्रिभुज है। ठीक है, अब त्रिभुज है तो आप एक समीकरण कैसे बना सकते हैं? अब कोण दिया है सर, अभी आपने बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। ठीक है, तो बना लो, पहला समीकरण उसी से बन गया। क्या है? त्रिभुज कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 बना लिया। प्रमेय किससे? प्रमेय 6.7 से। आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे प्रमेय 6.7 से एग्जाम में, क्योंकि टीचर थोड़ी जानता कि जो प्रमेय 6.7 क्या है। आप यहाँ पर प्रॉपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आप क्वेश्चन बना के वही लिखिए, वो आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। फिर क्वेश्चन बंद कर दीजिए, आप इतना लाइन लिखेंगे यह लिखने के बाद। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अच्छा, इसमें और कोई भी बनेगा क्या? हाँ सर, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर दो कोणों का मामला है, एक रेखा है, मतलब यहाँ पर क्या लग सकता है? रैखिक युग्म। ठीक है, तो लगा दो रैखिक युग्म, मतलब कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। तो ठीक है, हमने कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना रख दिया? 180 अंश रख दिया। ठीक है, कैसे? रैखिक युग्म से। अभी तक तो सब कुछ समझ में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है देखो, अब देखो कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस ये भी 180 अंश है, ये भी 180 अंश है, मतलब इसका राइट हैंड साइड 180 अंश है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर दिया। ठीक है, कर दिया बराबर। तो देखो यह इसके बराबर, तो कोण 3 कोण 4 से कट गया, क्या बचा? कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। और हमें सीधे क्या करना था? हमको सीधे यही करना था, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। हो गया सिद्ध। मतलब ये कि इससे हमने दो चीज सीखा। पहला चीज कि हमें देखो इससे हमने सीखना क्या है? बहिष्कोण प्रमेय से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बहिष्कोण क्या होता है। पहला डेफिनेशन कमेंट मारो। दूसरा चीज प्रमेय क्या है, पूरा कमेंट का जो प्रमेय का जो लाइन है इसको कमेंट में मारो ताकि आपको तुरंत याद हो। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतःकोण के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने प्रमेय सीख लिया। और यह सिद्ध कैसे होगा, यह तरीका आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए। जैसे एकदम डिक्टो चल रहा है वैसे चलना चाहिए। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, अच्छा एक चीज मतलब सर आपने ये भी हमको बता दिया कि अगर अब हमें कहीं भी कोई भी त्रिभुज दिख जाए और उसमें कोई भी भुजा बढ़ी हुई है तो हम क्या करेंगे? हम अगर हमको समीकरण बनाना है तो एक समीकरण तो हम ऐसे बना सकते हैं कि अंतःकोणों के योग 180 अंश, लेकिन दूसरा समीकरण हम ऐसे ही बना सकते हैं, कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। कैसे? बहिष्कोण प्रमेय से। ठीक, इसी का यूज हम आगे करेंगे। अगर हमें कहीं भी अब जीवन में यह ऐसा मिल गया आकृति तो हम यही बहिष्कोण प्रमेय तो उसमें लगाएंगे एक समीकरण बनाने के लिए। ठीक, ठीक है, देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रमेय को हमने पढ़ लिया है। ठीक, अब इससे रिलेटेड जो प्रश्नावली 6.3 है अब उस पर आते हैं। अब हम उसको करने लायक हैं। ठीक है, अब देखो क्या है प्रश्नावली 6.3। प्रश्नावली 6.3 कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देखो भुजाओं RQ व QP को क्रमशः T तथा S तक बढ़ाया गया है। PQR एक त्रिभुज है जिसमें RQ और QP को क्रमशः T व S तक बढ़ाया गया। ठीक है, T व S तक बढ़ाया गया। ठीक है, बढ़ाया गया। उसके बाद फिर क्या है? कोई डरना नहीं है। सबसे पहले जो दिया उसको लिख लो। कोण QTP बराबर 180, मतलब यह बराबर 180 अंश दिया, यह बराबर 185 अंश दिया। ठीक है, और हमको ज्ञात करना है कोण PRQ हमको ज्ञात करना है। PRQ है क्या सर? PRQ है आपका ये कोण X, इसको हमने अपने से मान लिया कोण X, इसको हमने मान लिया कोण Y। ठीक है, फिर देखते हैं क्या। अब देखो, अब हमको ज्ञात करना है ये। अब हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सर अभी आपने बताया था, आपने अभी तक हमको वो जितना बताया है, मतलब अभी तक आपने हमको दो ही चीज बताया है कि कोई भी समस्या को हल करना है सबसे पहले आप समीकरण बनाओ, और समीकरण बनाने के लिए आपने जब कोण हो तो अभी तक आपने दो ही चीज बताया है। पहला चीज, अब तक आपने 3 चीज बताया है। पहला चीज कि अगर कहीं भी कोण वाला मामला हो, एक कोण दिया हो दूसरा कोण ज्ञात करना हो तो उसमें रैखिक युग्म तुरंत लगा देते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, इसको आप लिखते जाइए। फिर दूसरा पॉइंट आपने बताया था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, वो तो प्रमेय था, वो हमको पता ही है। ठीक है, फिर तीसरा आपने ये भी बताया था कि अगर कहीं भी भुजा बढ़ी हुई है
तो बहिष्कोण प्रमेय लगाओ। अच्छा अपना, हाँ मतलब भुजा बड़ी हुई तो बहिष्कोण प्रमेय लगाना है, ठीक है ठीक। मतलब हमने ये सीखा था, अब इसको हम अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखो, क्या है सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर कहीं भी लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लगा दिया। मतलब देखो यहाँ पर यह प्लस यह बराबर कितना हो जाएगा, कोण यह प्लस यह बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश रैखिक युग्म से। तो देखो कोण y प्लस 135 अंश बराबर 180 अंश रैखिक युग्म से। मतलब यहाँ से कोण y बराबर 45 हमको मिल गया, ठीक है। कोण y बराबर हमको 45 मिला, ठीक। अब एक बात बताओ, अब यदि यह बड़ी भुजा है तो इसके सुदूर अंतःकोण कौन कौन से होंगे, कोण x और कोण y होंगे ना, ठीक। मतलब ये कोण x और कोण y इसके 100 मतलब इसके सुदूर यह बहिष्कोण है जिसके सुदूर अंतःकोण यह है। इसका मतलब है बहिष्कोण प्रमेय से कोण 110 किसके बराबर होगा, अपने सुदूर अंतःकोणों के योग के, मतलब कोण x प्लस y के बराबर होगा। वही हमने लिखा है, कोण x प्लस y कोण y बराबर 110 बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक। जहां से कोण x बराबर 110 माइनस 45 यानी 65 अंश, ठीक। अभी तक समझ में आया होगा, ठीक है। देखो इसको अगर इसको हम बहिष्कोण प्रमेय न लगाते तो भी कर सकते थे, थोड़ा सा और लंबा होता, लेकिन हम बहिष्कोण प्रमेय का यूज क्यों ना करें भाई, उससे डरे कि जब हमने उसको पढ़ लिया है तो उससे डरने क्या बात, पढ़ लिया तो कर लेंगे, वही तो करना है, ठीक है। अच्छा देखो अब इसको कैसे कर सकते थे, ये 110 अंश है, यहाँ पर रैखिक युग्म लगाकर इन दोनों का योगफल 180 अंश है, मतलब ये 110 अंश, ये कितना होगा, ये 70 अंश होगा, यह 70 अंश होगा, और ये हमने 45 अंश निकाला था। और त्रिभुज के तीनों कोणों के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश, मतलब ये 70 अंश या 45 अंश, ये कितना हो जाएगा, 65 अंश, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सबसे पहले एक ऐसा फिगर दिया है, ठीक है, फिगर दिया है, फिर दिया है आकृति में कोण एक्स वाई जेड, कोण वाई एक्स जेड बराबर 62 दे दिया, ठीक है। फिर एक्स वाई जेड बराबर 54 अंश, एक्स वाई जेड मतलब ये पूरा का मान दिया है 54 अंश, ये इसका मान नहीं है, यह इसका मान है 54 अंश, ठीक है, इसका मान है 54 अंश, ठीक है। यह 62 अंश, ये 54 अंश, ठीक है। फिर यह है कि जो ये है वाई और ये है कोण एक्स और कोण वाई की क्या है, समद्विभाज्य का, मतलब यह इसके बराबर होगा, यह और यह इसके बराबर होगा, ठीक है सर। अभी तक तो समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखो और हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है तो ओ जेड वाई क्या है, ओ जेड वाई मतलब हमको यह ज्ञात करना है, और वाई ओ जेड मतलब हमको कोण यह चाहिए और कोण यह चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखो ये बड़ी वाली त्रिभुज लेते हैं। हम सोचेंगे कैसे, बहुत सिंपल है, देखो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले बड़ी वाली त्रिभुज लेंगे, ठीक है, ले लिए सर। इसमें देखो हमें कोण यह पता है, यह नहीं पता है पूरा वाला, और हमसे इसका आधा पूछा है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें को अगर पूरा वाला पता चल जाए और ये दोनों बराबर है, मतलब उसका आधा कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा। हाँ सर अभी तक तो समझ में आ रहा है, ये दोनों पता है बड़ा वाला, ये पता चले तो हमको ये पता चल जाएगा। अच्छा एक चीज और है, जब यह 54 अंश है, यह कोण इसको बराबर, मतलब ये दोनों बराबर कोण है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। हाँ सर 27 हो जाएगा, क्योंकि आधा है, ठीक है, मतलब ये 27 अंश हो जाएगा। यह 27 अंश यह हमको पता चल जाएगा, तो क्या हमको यह वाला पता चल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हम कहानी स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले हमें यह वाला कोण ज्ञात करना पड़ेगा। तो यह वाला ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यह पता है तो हम क्या करेंगे, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है सर। फिर क्या करेंगे, हमें 3 में से 2 का मान हमें पता था, हमने यहाँ पे चिपका दिया 2 का मान। फिर तीसरा वाला हमें नहीं पता था, तीसरा वाला हमने ऐसे लिख दिया। फिर तीसरे वाले का मान क्या है, 64 अंश, हमने लिख दिया, ठीक। तीसरे वाले का मान कितना आया, 64 अंश हमको पता है। अब हमें पता है कि ये दोनों क्या एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोण आपस में आधे आधे होंगे, मतलब यह है कि जब ये पूरा 64 अंश है तो यह आधा कितना होगा, 32 अंश। इसको हमने लिख लिया 32 अंश, ठीक। आपने ऐसे लिखेंगे, इसका आधा समद्विभाजक आता है, यह 32 अंश होगा, ठीक। फिर क्या होगा, हिंदी आप कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा सर, ये 27 अंश पता है, ये 32 अंश पता है, और इसका मान नहीं पता है। फिर ये एक त्रिभुज बन रहा है क्या, ओ वाई जेड, हाँ सर बन रहा है। तो त्रिभुज ओ वाई जेड में तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। फिर तीनों कोणों का 180 अंश में जिसमें हमें तीसरा नहीं पता है तो वो तो हमको ज्ञात ही करना है। तो हमने इन तीनों का योगफल कितना दिखा दिया, 180 अंश दिखा दिया, जिनमें से 2 का मान हमने रख दिया। फिर वाई और जेड का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 121 अंश, ठीक है। तो आंसर पर नहीं जाना है आपको, प्रोसेस पे ध्यान जाना है। प्रोसेस समझ में आया, बहुत सिंपल है, बस ऐसे पढ़ते जाओ, ठीक है। फिर क्या है तीसरा क्वेश्चन, क्या है तीसरा, देखो क्वेश्चन है कि हमें एक आकृति दे दिया है ए बी समांतर डी, मतलब यह रेखा इसके समांतर है, ठीक है। अब समांतर वाला जितना भी चीज होता है वो हम आपको बता चुके हैं, आप पिछले वीडियो में जाकर देखो, सब कुछ आपको बताया गया है। अगर आप इसलिए सबसे पहले शुरू से देखते हुए आओ, ठीक है।
हमको ए बी समांतर डी ई दे दिया है, ठीक है सर। और क्या दे दिया है, बी ए सी बराबर 35 अंश दिया है, बी ए सी बराबर 35 अंश दिया है, ठीक है, हमने लिख भी लिया। फिर क्या होगा, सी डी ई बराबर 53 अंश दिया है, सी डी ई बराबर 53 अंश दिया है सर, हमने वो भी लिख लिया। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है सी डी सी ई, डी सी ई मतलब हमें यह वाला कोड ज्ञात करना है, ठीक है। यह वाला कोड हमको पता नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, देखो हमें आकृति केवल यही दिया था, ये सब कुछ नहीं बना था, बस ऐसा ही आकृति दिया था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं इसमें मिल रहा है, इसमें देखो हमें कुछ समांतर वाला कुछ मामला ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, नहीं एक चीज मिल रहा है। देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। इसको तो हमने क्या कर, देखो इसको करने के दो टेक्निक हो गया। पहला टेक्निक तो ये हो गया, देखो हल करते करते पता चल जाता है, वो तुम भी पकड़ लोगे। देखो पहला टेक्निक ये होगा कि अभी आपने बताया सर ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, तो इनकी कौन सी तिर्यक रेखा काट रही है, सर ए तिर्यक रेखा काट रही है। अच्छा सर जब ए काट रही है तो इसमें कौन से कोण बराबर होंगे, सर यह और यह कौन से कोण है, एकांतर कोण, ठीक है। जब यह 35 अंश तो यह कितना हो जाएगा, 35 अंश हो जाएगा। क्यों सर, एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। फिर जब यह 35 अंश या 53 अंश तो यह कितना हो जाएगा, इन तीनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश। वहां से हमको इसका मान पता चल जाएगा। ये पहला विधि था। दूसरा विधि क्या है, दूसरा विधि ये है कि हम ए बी के समांतर सी डैश सी रेखा खींच दिया, इसके समांतर खींच दिया। अच्छा ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो हमने आपको प्रमेय सिद्ध करवाया था कि जब दो रेखाएं आपस में समांतर हो तो तीसरी का भी समांतर होती है, ठीक है। तो क्या होगा, ये तीनों आपस में समांतर हो जाएंगी। जब तीनों आपस में समांतर रेखा हो जाएंगी तो इन दोनों समांतर रेखाओं के लिए एक तिर्यक रेखा कौन से हुआ, एसी हुआ, एसी एक तिर्यक रेखा हुआ। अब एसी अगर तिर्यक रेखा हुआ तो इसमें कौन सा कोण बन रहा है, सर यह और यह एकांतर कोण बन रहा है, और ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो मतलब यह 35 अंश तो कोण एक बराबर भी क्या होगा, 35 अंश, ठीक है। देखो हमने वही लिखा है, कोण एक बराबर 35 अंश, मतलब रचना में हमने वही लिख दिया जो दिया था, ठीक। हम इतना राम कहानी इसलिए लिखते हैं कि आपको पता चले कि लिखना कैसे, क्योंकि पेपर में आपको रिप्रेजेंट अच्छा करना है, ठीक है। जब आप 9 में अच्छा करेंगे तभी आप 10 में अच्छा कर पाएंगे। फिलहाल आप 9 को देखो, फिर क्या है, कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा सर कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, सर यह और ये एक समांतर रेखा है और ये इसको यह तिर्यक रेखा काट रही है और यह एक अंतर कोण बन रहा है। इसलिए हमारे आपको तो कोणों का पहचान के लिए हमने आपको वीडियो बनाया था, आराम से उसको इत्मीनान से समझाया था, ठीक है। मतलब यह 53 अंश, सॉरी यह कितना हो जाएगा, 53 अंश, मतलब यह 53 अंश हो गया या 35 अंश हो गया, और इसका पता नहीं, इसका मान कैसे निकलेगा। अच्छा सर ये एक रेखा है और यहाँ पे कोणों वाला कई कोणों का मामला लग रहा है, तो इसके लिए हमने आपको क्या बता रखा था, जब भी ऐसा कोई कहीं सिचुएशन है हमको क्या करना है, रेखीय युग्म लगाना है। तो हमने तुरंत रेखीय युग्म लगा दिया, ठीक। तो रेखीय युग्म देखो हमने लगा दिया तो हमको क्या मिला, रेखीय युग्म हमको ये मिला, ये तीनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। इसको यहाँ से हमको कोण, इसका मान कितना होगा, 92 डिग्री हमको मान पता चले, ठीक है। समझ में अभी तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दिया रेखा PQ और RS T पर काटते हैं, मतलब PQ और RS कहाँ पर काट रहे हैं, T पर काट रहे हैं, ठीक है। तो हमने कटवा दिया, अभी तक तो समझ में आ रहा है। फिर क्या है, कोण PRT बराबर 40 अंश, जो दिखाया जो दिया उसको चिपका दो, PRT बराबर 40 अंश, कोण P बराबर 90 अंश, जो भी है T बराबर दिया, ठीक है। मतलब ये कि यह हमको दे दिया, 3 कोण का मान में दिया। फिर हमसे पूछा गया SQT, हमको यह वाला नहीं पता है, ठीक है। अब ये पता कैसे होगा, देखो सिंपल सी बात है, पता ऐसे होगा कि हमको यह एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें कोई रेखा वाला मामला, रेखीय युग्म वाला कुछ लग सकता है, नहीं सर इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है कि लगे, चूंकि रेखीय युग्म तो हम तब लगाते हैं जब एक रेखा हो जिसमें से आधा पता हो आधा का मान ना पता हो, तब तो हम करते हैं, ठीक है। फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं, इसमें हम करने के लिए हम ये करेंगे, तो देखो इसमें एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें अगर हमें 2 कोणों का मान पता चल जाए तो हम तीसरा का मान बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर इसमें तो एक ही दिया है, इसमें आप ऐसे क्यों करें कि दो कोणों का मान कैसे पता चल जाए, तो हम इसलिए करें, देखो यह कोण और यह कोण, इसका क्या नाम था, जब 2 रेखा आपस में काटती है तो कौन से कोण बनते हैं और क्या बराबर होता है, पता है तो तुरंत इसका पहले डेफिनेशन, ये बना है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तुरंत वीडियो पॉज करो, तुरंत पहले इसका डेफिनेशन अगर तुम्हें पता है तो तुरंत उसको लिखो, नहीं तो तुरंत अपने जो नोट्स हमने पीछे बताया उसमें से देख कर आप लिखो, क्योंकि जब आप वैसा करोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या है, ये है कि जब 2 रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटते हैं तो उस बिंदु के विपरीत दिशाओं में बने कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब ये नहीं कि हम पहचान ले रहे हो बहुत बड़ी बात है, आपको उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। तो हमने आपको बता दिया, हमने आपको क्यों बताया, क्योंकि हमको समझे थे, प्लस हम उसको कई बार रटे थे, क्योंकि हमको पता था कि ये एकदम ये चीज जुबान बोल होनी चाहिए, ठीक। आप भी ऐसे रटो, तुरंत आप कमेंट में करो, ठीक है। इतनी चीज जो भी डेफिनेशन है तुरंत आप कमेंट में करो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपका क्या होगा, रिवीजन होगा, ठीक। फिर क्या है,
ये ऐसे हो गया, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा सर इसका मान पता चल सकता है क्या? इसका मान कैसे पता चलेगा? इसका मान पता चलने के लिए सर देखो ये, अरे यार ये चीटियाँ कहाँ से आ गई, हटा दो इन्हें, जाओ इधर। फिर देखो क्या है पी आर टी, मतलब देखो इसका मान हमें पता है, इसका हमें मान नहीं पता है। इसको हम क्या करेंगे, त्रिभुज को तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो ये जब ये दोनों इतना है तो हमें यह पता चल जाएगा। तो देखो हम वही करेंगे त्रिभुज पी आर टी में, यह प्लस यह कोड़िया प्लस कोड़िया प्लस कोड़िया बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, मतलब पी टी आर बराबर कितना हो जाएगा 45 अंश। यह आ गया 45 अंश। जब यह 45 अंश है तो यह कितना हो जाएगा, यह भी हो जाएगा हमारा 45 अंश। अच्छा जब यह 45 अंश या 75 अंश तो यह कितना हो जाएगा, इन तीनों कोणों का योगफल भी कितना हो जाएगा 180 अंश। वैसे में वही चीज़ फिर क्या करोगे, त्रिभुज टी एस क्यू में, त्रिभुज टी एस क्यू में लगा दो, टी एस क्यू में आप लगा दो, क्या लगा दिए तुरंत वही टी एस क्यू में एस क्यू टी कोड़िया बराबर प्लस यह बराबर 180 अंश, यह प्लस यह बराबर 180 अंश। ठीक है, फिर यहाँ से देखो समीकरण हमने बना दिया। यहाँ पे हमने जो नहीं पता है इसको हमने नाम नहीं लिखा, बस ऐसे लिख दिया समझने के लिए। लेकिन आप पूरा नाम लिखोगे टी क्यू एस लिखोगे, ठीक है, आप ये पूरा लिखोगे, मतलब कोड क्वेश्चन मार्क जो नहीं पता है बराबर 180 माइनस 75 माइनस 45, यहाँ से कोड़िया बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश। ठीक, अभी तक कोई दिक्कत? ठीक, अब आगे देखते हैं। देखो आगे क्या है, आगे भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। फिर 5वां क्वेश्चन कह रहा है, देखो तो क्वेश्चन कह रहा है कि पीक्यू लंब है पीएस पे, मतलब ये दोनों क्या है, मतलब यह ये जो कोण है 90 अंश होगा। ठीक है, जैसे दिया बस वैसे चलते जाओ। फिर क्या पीक्यू समांतर है, फिर हमको दिया है पीक्यू समांतर एस आर, पीक्यू समांतर एस आर, मतलब ये दोनों क्या है आपस में समांतर है। ठीक है, अच्छा जब भी समांतर दे दिया तुरंत आप समझो समांतर इसीलिए दिया है कि उसका कोई एकांतर कोण या संगत कोण बराबर होगा। तो तुरंत समांतर दे दिया ना, तो इसको सबसे पहले देखो तिर्यक रेखा कौन कौन से, इधर समांतर दे दिया है। तो जब कोई भी दो रेखाएं समांतर दे तो सबसे पहले देखो इसका तिर्यक रेखा कौन सा है। अब देखो इनका तिर्यक रेखा, इनको देखो तिर्यक रेखा एस क्यू, यह तिर्यक रेखा है, और देखो ये भी पढ़ने के लिए आ गया। फिर क्या है क्यू आर क्यू, ये दोनों तिर्यक रेखा है। ठीक है, अच्छा जब यह तिर्यक रेखा है तो कौन कौन से एकांतर कोण होंगे, इसमें संगत कोण बनेंगे क्या सर, अभी तो नहीं दिख रहा है एकांतर कोण। ठीक है, लेकिन सर अभी तक बता कैसे कैसे आपको पता चलेगा कि संगत कोण क्या, कौन सा त्रिभुज और एकांतर कोण कैसा है, इसके लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा। जिन्होंने देखा उसे समझ में आएगा, जिन्होंने देखा है उसे नहीं समझ में होगा। ठीक है, ठीक, अब क्या है देखो यह कोण क्या होगा, एकांतर कोण होगा। ठीक है, यह कोण क्या है, एकांतर कोण है। ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ठीक है सर, अरे कोई और भी बनना है क्या, और सर तो सर ये क्यों पूरा बन रहा है, ये वाला पूरा 65 अंश के बराबर है, ये पूरा x प्लस 28 अंश बराबर 65 अंश। ठीक है, मतलब दो समीकरण हमने बना लिए, जैसा हमें जरूरत पड़ेगा आने वाले समय में वैसा हम यूज करेंगे इसको। ठीक है, अब देखो हमको ज्ञात करना है, हमको x और y का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है सर, कर लेंगे। अब देखो x और y का मान हमें चाहिए, क्या करेंगे, देखो पहला विधि क्या है वो जो हमने आपको बताया, तो x प्लस 28 बराबर 65 अंश, जहां से ठीक देखते हैं देखो समझ में आया था। फिर देखो क्या, अब देखो भुजा बड़ी है तो पक्का बहिष्कोण प्रमेय लगेगा। ये अब त्रिभुज में भुजा बड़ी है तो पक्का कौन सा प्रमेय लगेगा, बहिष्कोण प्रमेय लगेगा। ठीक है सर, तो अच्छा जब यह बहिष्कोण प्रमेय है तो कौन सा त्रिभुज का बहिष्कोण प्रमेय है, सर ये वाले त्रिभुज का बहिष्कोण प्रमेय है, तो मतलब बहिष्कोण ये है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, कोण 28 प्लस ये इसके बराबर होगा, 28 प्लस ये बराबर 65 अंश होगा। ठीक है सर, समझ में आएगा अभी तक। तो मतलब ये कि कोण क्यू एस आर किस बराबर 28 प्लस 65 अंश, मतलब क्यू एस आर बराबर 37 अंश। ठीक है, अच्छा क्यू एस आर बराबर 37 अंश। ठीक है, क्यू एस आर बराबर 37 अंश, हमको यह वाला कितना मिल गया 37 अंश। अच्छा जब यह 37 अंश यह प्लस यह मिलकर कितना, जब यह 90 अंश है तो यह भी तो इसका परपेंडिकुलर, जब ये समांतर है तो देखो जब ये दोनों समांतर हैं, जब यह 90 अंश है तो यह भी कितना हो जाएगा, यह भी 90 अंश होगा। और यह हमारा आया है 37 अंश, तो यह प्लस यह बराबर 90 अंश है, मतलब 37 अंश प्लस y बराबर 90 अंश, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर होना चाहिए y, हमने यहाँ पे थोड़ा गलती कर दी है, यहाँ पर आपको होना चाहिए y। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यह प्लस यह बराबर 90 अंश, तो क्यू एस आर बराबर 37 अंश। तो देखो फिर यहाँ से यह प्लस यहाँ से हमको मिल जाएगा
y प्लस 37 बराबर 90 अंश, y बराबर 3 पर अंश। ठीक है, जब y बराबर 3 पर अंश और ये हमने कितना निकाला था, ये हमने निकाला था 37 अंश, ये हमने 37 अंश निकाला था। अच्छा, जब ये 37 अंश था तो ये हमने आपको बताया था एकांतर कोण से बराबर है, तो यह भी कितना हो जाएगा 37 अंश, मतलब यह 37 अंश, ये कितना होगा 53 अंश, ये 90 अंश। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। अब देखते हैं, अब देखो आगे तो लास्ट अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब अंतिम क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि त्रिभुज PQR की भुजा को यश तक बढ़ाया गया। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं था, सबसे पहले आपका त्रिभुज PQR था, त्रिभुज PQR था। ठीक है, PQR था, जिसकी भुजा PQR की भुजा को यश तक बढ़ाया गया। ठीक है, QR की भुजा को यश तक बढ़ाया गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कोड PQR व PQR को देखो, कोड PQR PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। ठीक है, मतलब ये देखो इनका कहने करते हैं कि यह जो कोण है पूरा, इनका और इस बड़े कोण का, मतलब इस बड़े कोण और इस बड़े कोण का समद्विभाजक ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। हम देखो हमारे पास, मैं क्या बताऊं, हमारे पास स्केल भी नहीं है, हम कुछ ऐसी कंडीशन में है जो हम आपको बता नहीं सकते और हम बाहर जा नहीं सकते। ठीक, इसलिए स्केल हमारे पास नहीं है। अब यह एक राज है जो हम नहीं बता सकते। ठीक, कभी आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। तो फिलहाल अभी हमारे पास सोना ही था तो हमने वैसे खींच दिया, तो कुछ है मजबूरियाँ जो नहीं बताई जा सकती। फिलहाल छोड़ो, जो अपना टॉपिक है उसको देखो क्या है। तो इसको सपोज करो कि सीधी लाइन है। ठीक है, मतलब सीधी लाइन है, इसका समद्विभाजक ऐसे जाएगा, इसका समद्विभाजक ऐसे जाएगा, ये बिंदु T पर मिला है। ठीक है, अब कह रहा है मतलब जो हमने लिख लिया। ठीक है, और सर अब ये पता नहीं क्या दे दिया, बहुत उल्टा सीधा दिया है। कोड QTR बराबर एक हाफ होगा QPR के, QPR। अब सर ये तो बहुत उल्टा समीकरण टाइप का दे दिया, अब इसको कैसे हल करें, कैसे हल करें, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक चीज दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर, आपने एक चीज बताया था कि अगर कहीं भी बड़ी भुजा है, भुजा बड़ी है, अगर भुजा बड़ी है तो उसमें कहीं ना कहीं बहिष्कोण प्रमेय लगेगा। ठीक, हाँ सर आपने तो ये बताया था। ठीक, बताया था ना, हाँ सर बताया था। तो जितने भी जगह बहिष्कोण प्रमेय लग सकता है, पहले तुम बहिष्कोण प्रमेय लगा के समीकरण बना लो, उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है सर, आपने जैसे बताया वैसे करते हैं। सबसे पहले जब बड़ी भुजा देखो, ये देखो, अच्छा सर तो मतलब इस वाले त्रिभुज के लिए बड़ी भुजा कौन सा है, ये मतलब बहिष्कोण प्रमेय कितना हो जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 2। ठीक है, और इस वाले त्रिभुज के लिए बहिष्कोण प्रमेय, बहिष्कोण क्या हो जाएगा, कोण 2। ठीक, बहिष्कोण हो जाएगा 2। ठीक, अब देखो, अब निकल लिया। सबसे पहले तो बना लो त्रिभुज PQR में हमें कहानी रच रहे हैं, तो हम लिख लेंगे त्रिभुज PQR में, हमने लिख दिया त्रिभुज PQR में, कहानी अपनी है, बस आप समझो PQR में। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2, कोण PRS, इसको हम डायरेक्ट वैसे लिखेंगे। अब कोण 2 प्लस कोण 2 बराबर किसके बराबर होगा, कोण 1 प्लस कोण 1 और इसके, मतलब इस पूरे के इसके योग के बराबर होगा ये वाला कोण, वो हमने लिख दिया। देखो कोण 2 प्लस कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 2 प्लस कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 1 प्लस कोण 1 प्लस कोण P के, कोण QPR के। ठीक है, हमने लिख दिया, पहले समीकरण बना लिया। कैसे हो गया, बहिष्कोण प्रमेय से लिख दिया। ठीक है सर, अभी तक समझ में आया, हाँ सर अभी तक तो समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, फिर आगे क्या करा, त्रिभुज TQR में क्या करा है, TQR कौन सा बन रहा है, TQR में। अच्छा तो सर इसमें तो आप बताए थे ना, TQR में तो हमारा ये वाला बनेगा, कौन सा, देखो कोण 2 बराबर कोण 2 किसके बराबर होगा भाई, इसकोण के हिसाब से, कोण 1 प्लस कोण QTR, मतलब कोण 1 प्लस कोण T बराबर कोण 2। ठीक है, तो कैसे बहिष्कोण प्रमेय से वो हमने वही लिख दिया, कोण 1 प्लस QTR बराबर कोण 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब फिर क्या है, अब समीकरण 2 में समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, मतलब कि जहां भी कोण 2 है वहां पर हम कोण 1 प्लस QTR रख देंगे। ठीक है, आपस में रख दो, जो समीकरण बन गया हम उसमें एक दूसरे में एलिमिनेट करेंगे। देखो फिर क्या होगा, इससे होगा क्या, कोण 1 और कोण 1 ये हमको दिया ही है, दिया रही है, कोण 1 और कोण 1 हमको दिया। देखो कोण 1 हमको दिया था QPR भी हमको दिया था। अब कोण 2, जहां भी कोण 2 है वहां पे हमको क्या रखना है, कोण 1 प्लस QTR, कोण 1 प्लस QTR और कोण 1 प्लस QTR। तो कोण 1 इधर, कोण 1 इधर, आपस में क्या हो गया, मर गया। जब कोण 1 से मर गया तो क्या बचा, कोण QPR बराबर 2 कोण QTR।
देखो सब ऑटोमेटिक अपने सो रहा है, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जो हमने पढ़ा था बस वही हम अप्लाई कर रहे हैं, हो गया ठीक। यहाँ पे 2 कोड हो गया, फिर 2 को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो कोड QTR बराबर 1/2 कोड QPR। तो हमें नहीं लगता कि तुम्हें ये चीज़ें अभी तक जो हमने बताया वो समझ में नहीं आई होंगी, ठीक है। देखो पढ़ाई ऐसी है, कठिन नामक कोई चीज़ नहीं होती, सब हमारे दिमाग का भ्रम है। लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अभी तुम्हारा खेलने का समय है, अभी खेलो कूदो पढ़ो लिखो सब कुछ करो, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाई के दो। अभी कक्षा 9वीं में हो, जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, माता पिता तुमसे कह नहीं रहे हैं, लेकिन अभी तुम्हें अपने आप से जागरूक बनना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को इस हिसाब बनाओ कि आपने 12 के बाद आपको 1 रुपया नहीं लेने की जरूरत पड़े, ठीक है। आप कम से कम कोचिंग दे सको बच्चों को, या जो भी हो, मतलब अपना खर्चा अपने से निकालो, मतलब इंडिपेंडेंट बनो। इसलिए आपको मेहनत प्रॉपर करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं हर चीज़ हर वीडियो में एक ही चीज़ बताता हूँ, आपको अकेले नहीं बढ़ना है, आपको अपने संग अपने दोस्तों के साथ हमेशा बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हमारा मोटो ये है कि एक टॉपर नहीं पूरी क्लास टॉपर होना चाहिए, ठीक है। सबका फर्स्ट रैंक होना चाहिए, ठीक। क्योंकि हमारे दोस्त हैं तो हमें आपस में कृष्ण सुदामा जैसे मित्रता होना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं कि कपटी बने, दूसरों को ना बताएं हम किसी, या जो आपने सीखा वो आप उन्हें बताओ। बताने से क्या होगा, माँ सरस्वती है, वो कभी आपके साथ धोखा नहीं करेगी। जितने बार आप जितनी बार रिपीट करोगे वो आप ही को आते रहेगा, अगला को समझ में आया नहीं लेकिन आपको तो वो आएगी, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितनी बार आप लिखोगे बोलोगे कुछ भी करोगे वो आपको रिपीट होता रहेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप उसे कमेंट, किसी भी चीज़ की डिफिनेशन है तुरंत वीडियो रखो, उसे आप कमेंट में लिख दो, उसके बाद फिर तुरंत कॉपी पे अपना नोट्स पे ले आओ, ठीक है। इसीलिए एक सुविचार के साथ पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि देखो दुनिया है, कंपटीशन है, क्या है, अब अभी तुम्हारा उम्र वो सब नहीं है, ठीक है। लेकिन बस तुम्हारा जो आज का कर्म है उससे अच्छे से करो, ठीक। और अपने माता पिता भाई बहन सबका सम्मान करो, ये है। क्योंकि देखो कैरेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए। देखो जैसे अर्जुन जो थे, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना, दुर्योधन ने उनकी सेना को चुना। तो हुआ ये कि मतलब भगवान भी होते हैं, हमेशा अच्छे का साथ देते हैं, ठीक है। तो आप अच्छा कर्म करो, आप सबसे पहले एक आप अच्छे चरित्रवान, मतलब आपका आदत, आपका व्यवहार, आपके अंदर विनम्रता की भावना होनी चाहिए। पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत सेकेंडरी चीज़ है यार, वो सब तो तुम यार कर ही लोगे, बहुत सी चीज़ बहुत बड़ी, लेकिन आपके संस्कार जो होते हैं वो आपका नाम रोशन करेंगे, सब समाज का नाम रोशन करेंगे, आपके माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, आपकी भाषा को, आपकी भाषा शैली को जो सुने वो प्रसन्न हो। आप इस हिसाब की भाषा बोलिए, मस्ती मजाक सब कुछ कीजिए, लेकिन एक सम्मान जो होता है वो दिल में रखे रहिए सबके प्रति, ठीक है। बाकी छोड़ो यार, ऐसी बातें रहती रहेंगी। अब ये नहीं कि मैंने ये सब आपको बहुत बड़ा उलझाने के लिए किया है, जो कोई सच्चाई समाज का मैंने सीखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि शिक्षा एक माध्यम है जिसमें आप कुछ समय तक हमारे साथ जुड़े, वो भी आप अपने स्वार्थ के लिए, ठीक। और मैंने भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ किया है, लेकिन क्या है, इसी माध्यम से हम एक दूसरे से कनेक्ट हुए और हम पढ़ते गए, ठीक है। आपने सीखा, हमने कुछ बताया और आपने कुछ सीखा, ठीक है। अगर आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ जो हमने बताया है सबको बताइए, इसे शेयर कीजिए, दूसरे लोग भी सीखें, ठीक है। और बाकी यार सब्सक्राइब वगैरह तुम लोग करवा ही दोगे, इतना तो समझ ही रहे हो। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब देखो, अब तक हमने ना सरल रेखा का सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम आएंगे त्रिभुज के लेकर। त्रिभुज में बहुत डाउट होता है, इसी प्रकार पूरा त्रिभुज कवर करेंगे, फिर इसी प्रकार से पूरा चतुर्भुज कवर करेंगे, इसी प्रकार से फिर त्रिभुज और चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल वाला वो कवर करेंगे, उसी प्रकार से फिर सर्कल कवर करेंगे, मतलब पूरा रेखा गणित को तो मजाक बना कर रख देंगे, ठीक। कॉन्फिडेंस है, मैं बोल रहा हूँ ना, पूरी गणित को मजाक बना कर रख देंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहो, समय देना पड़ेगा, ठीक। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।